आजादी का अमृत महोत्सव। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है, तो आप जरूर कहेंगे मां। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है। अरे माँ, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही है ना, कि वृक्ष लगाओ, वो भी अपनी माँ के नाम। बात तो बेटा बहुत अच्छी कही है, लेकिन अब बात यह है कि कितने लोग इस बात को मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं बराबर। अरे माँ, मैं तो जरूर आपके नाम का एक वृक्ष लगाऊंगी ही लगाऊंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो, मुझे तो जानकर बहुत खुशी ही हुई। तुम अपनी माँ यानी मेरे लिए लगाओगी और मैं अपनी माँ के लिए लगाऊंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और माँ, हम वृक्ष भी लगाएंगे और मिलकर उसकी देखभाल भी करेंगे। असली बात तो बेटा यही है, केवल वृक्ष लगाने से भर ही हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। वो तो एक बच्चे के समान है। किसी भी वृक्ष को लगाना, फिर एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करना, और उसे जैसे जैसे हम बढ़ता हुआ देखते हैं ना, सच बहुत खुशी होती है। लेकिन माँ, मैंने तो सोच लिया है, मैं जो वृक्ष लगाऊंगी उसको अपनी माँ के समान प्यार दूंगी, ताकि जब आप मेरे साथ हो तब भी वो रहे मेरे साथ, और जब आप मेरे साथ कभी ना रहो तो वो आपकी जो ममता भरी छाया जो मेरे सिर पर रहती है, वो मेरे साथ हमेशा रहे। यूं तो जब माँ डांटती है तो बड़ा बुरा लगता है। माँ। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं। अब यही देखो ना, माया कह रही है कि इसने सुना कार्यक्रम में, मन की बात में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा बताया, तो ये कह रही, माँ मैं आपके नाम से भी एक वृक्ष लगाऊंगी। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा जब भी रेडियो पर आते हैं, मन की बात करते हैं, हम यूँ कहें कि बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा संदेश होता है कि शायद हम उसको अपना करके अपने जीवन में उतार करके हम न सिर्फ अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि समाज और देश के लिए भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इस बार बहुत सही बात बोल रहे हो आप। और माया, इस बार तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संदेश।
हाँ पापा, इसीलिए तो मैंने सोचा है कि मैं माँ के लिए एक वृक्ष लगाऊंगी और उसकी खूब देखभाल करूंगी। और पापा, आपको तो पता ही है कि जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो हमें कितनी छाया देता है, और तो और उसके साथ हमें बहुत से फल खाने को भी मिलते हैं। अच्छा माया, एक बात बताओ, क्या तुमने सोचा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वृक्ष लगाने के लिए, तो वो माँ के नाम से ही क्यों कहा है? वो तो मैंने सुना माँ, प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा है क्योंकि आज जो भाग दौड़ भरी जिंदगी चल रही है तो उसमें बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं, और वही माँ जो है एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर उसे जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसकी हर दुख को अपना लेती है और अपना हर सुख जो है वो उसे दे देती है। और यही तो वृक्ष भी करता है माँ, खुद धूप में खड़ा रहता है और हमें छाँव देता है। बड़ी सयानी हो गई है मेरी बेटी, इतनी बातें समझ में आने लगी है। अच्छा, एक बात और बेटा, कि कभी भी ना माँ जो है वो अपने बच्चों को जब पाल पोस कर बड़ा करती है तो जो ममता का भाव होता है उसमें वो कुछ लेने की कभी अपेक्षा नहीं करती है ना, बच्चों से कभी कुछ चाहती नहीं। माँ और ममता जो है ये ऐसी चीज है कि वो हमेशा देने में विश्वास रखते हैं, और यही चीज तुम देखना कि जो वृक्ष हैं उनके साथ भी है। हाँ वो माँ। कभी भी हमसे कुछ मांगते नहीं, हमसे कुछ चाहते नहीं। हम थोड़ी सी उनकी केयर करें, थोड़ा उनका ध्यान रखें, और वो जब एक छोटे नन्हे पौधे से जब वो वृक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद तो बेटा वो सिर्फ हमें देते ही देते हैं, हमसे कुछ मांगते नहीं हैं। बिल्कुल माँ, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। यहाँ तक कि हम जो इतनी अच्छी सांस भी ले पाते हैं वो भी तो इन वृक्ष की वजह से है। अरे बेटा, वृक्ष तो इतना कुछ देता है कि एक वृक्ष ही इतना कुछ देता है, तो सोचो कि धरती पर अनेकों वृक्ष इतने, और हर कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ के नाम से एक वृक्ष लगाएगा और वैसे ही उसकी देखभाल करेगा, तो सोचो कि जैसे जाने कितनी माताएं अपने बच्चों को दे रही है ना, वैसा ममत्व हमें उन पेड़ों से आगे जाकर मिलेगा। ये बात तो आपने बहुत सही कही माँ। अरे देखो माया में क्या लाया। अब क्या ले आए? पौधा ले भी आए। अरे और मेरा बेटा पौधा लगाने की बात करे वो अपनी माँ के नाम से, और मैं ना लाऊं, मैं यूं गया दौड़ के और ये लेके आया। देखिए कितना बढ़िया पौधा। क्यों ना हो, ऐसे ही तो तुमने बिगाड़ा है अपनी बेटी को, उसकी हर फरमाइश बस खड़े दम पूरी करते हो। लेकिन इस बार जो फरमाइश थी वो तुम्हारे लिए थी। और मैं सच बात बताऊं, देखिए, जो लीगल बातें होती हैं, यूँ कहें कि अच्छी बातें होती हैं, हमें उनको तुरंत मान लेना चाहिए बिना समय तो है। गंवाए। और मेरा बेटा अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाएगा, और एक पेड़ मैं लाया हूँ अपनी माँ के नाम से लगाने अरे के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया और तुमने। ये तीसरा वाला शायद माँ आपके लिए है। बिल्कुल, ये सुनिंदा, मेरी माँ के लिए। क्या सुनिंदा अपनी माँ को प्यार नहीं करती क्या? सुनिंदा के लिए भी लाया हूँ। और देखो बेटा, वैसे तो वृक्षारोपण के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन एक दिन के लिए लोग पेड़ लगाते हैं और घर चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और हैं। सच फिर उन्हें भूल ही जाते हैं, भूल कोई जाते पलट कर हैं। भी देखता नहीं। नहीं बाबा, पर हम नहीं भूलेंगे। हाँ बेटा, और देखो, ऐसा मत करना कि आप किसी वृक्ष लगाओ, जो वृक्ष लगा रहे हो उसमें आप अपनी माँ को देखोगे, और वो वृक्ष ऐसा नहीं कि धूप ज़्यादा तेज है या यूँ कहें कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो एक जो इनके लिए जो हम आदर्श जो स्थिति होती है वही बहाल करके रखनी है, तभी पेड़ लग पाएगा। इसको धूप भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रोज़ पानी नहीं डालना इसमें। पहले तो स्थान तय कीजिए आपको लगाना कहाँ है, जहाँ आपका पेड़ सुरक्षित रहे और हमेशा रहे। सुनो, तो अपने घर के पीछे वाले आंगन में लगा दे। अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो हमारे और घर, मैं तो इस वृक्ष का नाम अपनी माँ के नाम से शालिनी ही रखूंगी। अरे क्या बात है सुनिंदा, सच में अपनी माँ का नाम उस वृक्ष को दे दो तो शायद हमें
अपनी माँ हर समय हर रोज हमें आंचल के जैसी छाया देती रहेगी। और सुनो ना, क्यों जी, कितना अच्छा होगा कि हम हमारे वृक्ष को हम माँ कहकर ही पुकारें। बिल्कुल सुनिंदा, बिल्कुल। अरे वो माँ के नाम से नहीं, हम तो साक्षात उस वृक्ष में अपनी माँ को ही देखना चाहते हैं। भाई, तभी तो पूर्ण भाव उत्पन्न होगा ना, तभी तो भाव आएगा। बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा कि मैं भी एक वृक्ष लगाऊंगी और वो मेरी माँ होगी। सुनिंदा, तुमको एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। देखिए, जैसे कि हम ये वृक्ष अपने जो हमारा पीछा वाला आंगन है ना, घर के पीछे, वहां लगाएंगे। अब इस वृक्ष की हम देखभाल ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की देखभाल करती है। हमको तब पता चलेगा कि जब वो वृक्ष बड़ा होता है, यानी माँ अपने पुत्र को बड़ा करने में दिन रात उस पर नजर रखती है, कब क्या जरूरत है उसकी जरूरतों को पूरा सुन रही करती हो है। माया? तो ये हमको एहसास भी होगा और माँ के प्रति तभी प्यार बढ़ेगा जब हम उस वृक्ष को, जैसे हम बड़े हो गए, उस माँ ने हमें बड़ा किया, हम उस वृक्ष को बड़ा कर पाएंगे। बिल्कुल। और माया बेटी, एक बात और बताऊं कि केवल वृक्ष लगाने भर से ही पूर्ण नहीं होती जिम्मेदारी, बल्कि उसे रोज पानी देना और उसकी मिट्टी ऊपर नीचे थोड़ी करना, और जब तक वो जो नन्हा पौधा है वो वृक्ष में नहीं बदल जाता, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, यानी ये वो कहे कि जब तक वो संभल नहीं जाता, तब तक हमें उसकी ऐसे ही केयर करनी पड़ती है जैसे हम किसी छोटे बच्चे की कर रहे हैं। और अगर कभी हमें एहसास हो कि इसके कहीं पत्ते खराब हो रहे हैं या कोई टहनी इसकी खराब हो रही है या उसमें कोई कीड़ा लग रहा है, तो हमें विशेषज्ञों से भी सलाह लेनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमें जो भी वो सलाह दें, जो दवाइयाँ जो वृक्षों के लिए आती हैं, तो वो हम उन्हें समय समय पर वैसे ला कर दें। हो गया ना ठीक वैसा ही कि जब बच्चा बीमार होता है तो कैसे माता पिता ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का। सच में। तो पूरे समय हमें ये देखते रहना पड़ेगा कि कहीं उसका कोई पत्ता खराब तो नहीं हो रहा और वो समय से बढ़ रहा है या नहीं, है ना, उस पे बहुत तेज धूप तो नहीं आ रही या खूब ज्यादा पानी तो उसमें नहीं जा रहा। बिल्कुल माँ। अच्छा। और माँ, आपको पता है पापा, मैंने है ना हमारे स्कूल में ना ये सिखाया भी था हमें कि किस तरीके से जो है हम घर पर खाद बना सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ हम भी ना घर पर खाद बनाएंगे ताकि हमारे जो वृक्ष जो है उनको एक अच्छी और कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद जो है वो मिल सके। तो बेटा, तुम घर की खाद में वर्मी कंपोस्ट की बात कर रही हो? मैं कह रही हूँ जो हमारे घर का गीला कचरा है, जैसे कि अगर केला खा लिया तो उसका छिलका फेंकने की बजाय हम उसे संभाल सकते हैं, उसे डालकर एक बड़े से, या तो हम कह सकते हैं किसी बड़ी बाल्टी में, या फिर एक जगह पर खड्डा खोदकर हम वहां भी रख उसे सकते हैं। कंपोस्ट पिट कहते हैं। क्यों जी, अपने गांव में हम नहीं बनाया करते थे जब छोटे थे तो, है ना, इस तरह का कंपोस्ट पिट बनाते थे। देखिए माया, आप शायद गांव में नहीं गए हो और कभी गांव जाने का मौका मिले तो गांव के बाहर आपको कचरे के ढेर जगह जगह इकट्ठे मिलेंगे आपको, और वो ढेर ऐसे ही नहीं डाले जाते, वो गांव वाले जानबूझकर गांव के बाहर खड्डा खोदकर वहां पर घर का कचरा, गाय का गोबर वहां डालते रहते हैं। और वो कचरा 1 या 2 साल के अंदर जब वो सड़ गल करके कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसका इस्तेमाल वो अपने खेतों में करते हैं और वो सबसे अच्छा पौधों का भोजन होता है। और उसी तरह से हम अपने घर के आसपास ऐसा पौधों के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। अच्छा माया, तुमने बारिश के मौसम में कई बार हमारे आंगन में वो नहीं देखे हैं छोटे छोटे, जब तुम उन्हें बचपन में सांप कहा करती थी, केचुए, है ना? देखे हैं ना? बारिश के मौसम में अक्सर बाहर निकल आते हैं। हाँ, तो तुम्हें पता है कि वो खाद बनाने में कितने मददगार होते हैं? अच्छा। हाँ, देखो क्या होता है कि कहीं भी, जैसे आज अगर हम अपने आंगन में एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, उसमें जैसा कि तुमने बताया कि तुमने केला खाया, उसका छिलका हमने वहां डाल दिया, या चाय की पत्ती या रोजमर्रा का जो हमारा कचरा है, घर का जो किचन का वेस्ट है, वो निकल रहा है। इसका मतलब पॉलीथीन बिल्कुल नहीं है माया, वो जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है, वो वाला कचरा, ठीक है। तो वो कचरा डाल के, और अगर उसमें कुछ केंचुए छोड़ दिए जाएं, तो हम 8 से 10 दिन में बहुत अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। अच्छा।
अच्छा माँ, और पापा मैंने तो सुना है कि हम जो हमारे सूखे पत्ते जो होते हैं पेड़ के, वो भी उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, और इसे ही तो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तुमने सुना है ना वर्मी कंपोस्ट का नाम? हाँ माँ, तो तभी तो। इसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ऐसे कंपोस्ट पिट बनाए जाते हैं जगह जगह, और अगर हमें गड्ढा खोदने के लिए कोई जगह हमारे पास में नहीं है तो हम कोई भी पुराना बॉक्स ले सकते हैं, लकड़ी का बॉक्स ले सकते हैं, या ऐसा कोई एक बक्सा बड़ा लेकर, और हम उसमें भी ये खाद बना सकते हैं। और माया, जो तुम कार्य कर रही हो और तुमने याद दिलाया, और आज ये 3 वृक्ष हमारे घर के आंगन में, एक मेरी माँ, एक सुनिंदा की, एक आपकी माँ के रूप में ये पहचाने जाएंगे। आपको पता है कि पेड़ों की आज हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जैसे आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी एकदम से बढ़ रही है। सच में। और इसका कारण पता है? इसका कारण है कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, उनकी जगह कंक्रीट के जंगल, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं। और पेड़ क्या करते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो पेड़ ही खत्म कर सकते हैं इसको। इसलिए आज हमको पेड़ों की ज़रूरत है। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन पेड़ों को लगाना बहुत ही ज़रूरत है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करते हैं तो यूँ कहें कि कई दशकों बाद की स्थिति को सोच करके ऐसा संदेश सच, देते हैं। बहुत ही दूरदृष्टि है उनकी। बिल्कुल। और जब ये देखिए, हम अगर बात करें आज की तारीख में तो 140 करोड़ भारतीय हैं, और भारतीय हैं तो सबकी माँ भी है। और हम अपनी माँ के नाम से अगर एक पेड़ लगाएंगे तो 140 करोड़ पेड़ हमारे देश में एक दिन के अंदर सच, लग कितना और सुंदर जब हो जाएगा वो ना पेड़ हम वातावरण। लगाएंगे और उस पेड़ की हम अपनी माँ की तरह ही उसमें, माँ को ही उसमें देखेंगे, माँ का रूप देखेंगे, और उसी तरह से हमारी भावना रहेगी, तो हमारा तो रोज ही मदर्स डे हो गया ना। और हाँ। सुनिंदा, बिल्कुल ठीक ही कहा। वैसे हम बात करें तो आज हमको ये ज़रूरत पड़ रही है अपनी माँ को याद करने की, एक वृक्ष लगाने की। लेकिन हम अपनी जो संस्कृति है उसकी बात करें तो हमारी संस्कृति में तो पेड़ों को, जैसे आप सोच रहे होंगे कि पेड़ निर्जीव नहीं है, जिस प्रकार से हमारी माँ एक जीवंत होती है, उसकी भावनाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हर पेड़ के अंदर ठीक वैसा ही जीवन है, वैसी ही भावनाएं हैं, वो सब समझते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पेड़ और जो हम प्राणी हैं, जंतु और वनस्पति में, यानी जीवन की बात करें तो कोई भी अंतर नहीं है, समान ही जीव है। आप पेड़ के पास में अगर उसकी छांव के लिए नीचे बैठोगे तो पेड़ को भी सुकून ठीक उसी प्रकार से मिलता होगा जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को आंचल से ढक करके जो माँ को सुकून मिलता है, ठीक बच्चे को मिलता है, उसी प्रकार से उस पेड़ को भी सुकून मिलता है एक माँ के समान। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ माँ। और माँ, पापा ने जैसे बताया कि किस तरीके से जो है पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ये सब जो है मनुष्य ऐसा क्यों करते हैं? और इन बेजुबान जो जानवर है, जो पक्षी है, उन्हें देखिए ना माँ। हमारी पर्यावरण की जो टीचर है वो बेटा। बता रही थी कि वो किस तरीके से जो पक्षी है वो एक बीज को दूसरी जगह ले जाकर रखते हैं और फिर वो भूल से जाते हैं, और उसी तरह बिल्कुल। से जो है जंगल में पेड़ पौधे होते हैं। देखो माया, अच्छा मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाती हूँ, ठीक है? कि तुम रोज कहती हो ना कि माँ मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे आज नई ड्रेस चाहिए, मुझे कल नई ड्रेस चाहिए। और तब मैं तुम्हें हमेशा टोक दिया करती हूँ कि अभी तो तुम्हारे पास इतने कपड़े पड़े हैं। टोकती हूँ ना, तब तुम्हें बुरा लगता है ना। लेकिन क्या तुम विश्वास करोगी कि ये जो पेड़ों की कटाई और जो हमारा पर्यावरण जो असुरक्षित हो रहा है, इसका कारण एक ये भी है कि हम जरूरत से ज्यादा उपयोग करने लगे हैं चीजों का। हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। अगर हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी और हम ये बात समझ जाएंगे कि हमें जितना आवश्यक है, जितना ज़रूरी है, उतना ही सामान प्रकृति से लेना है, उतना ही सामान हमें बाजार से लेना है, तो धीरे धीरे करके जब हमारी आवश्यकताएं सीमित होंगी तो जो प्रोडक्शन होता है वो भी अपने आप कम होगा, है ना? तो इसी तरह से पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचेगा।
अरे माँ, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, अब ऐसे पक्का। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम सुबह से रात तक देखें तो कितनी चीजें ऐसी हैं माया जिनको हम कम उपयोग में लाके काम चला सकते हैं। मतलब सच जितना माँ। हमें आवश्यक है हमें उतना ही लेना है। अब आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी, बिल्कुल जितनी बेटा। जरूरत होगी उतना ही मांगूंगी। हाँ, और माया, सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए, हम अपने जहाँ पर घर बनाते हैं, कॉलोनी बसाते हैं, और वहाँ पर अपने लिए ठीक जैसे कि घर के आगे हम आंगन रखते हैं, गाड़ी पार्किंग के लिए गैराज बनाते हैं, लेकिन हम इन वृक्षों के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम एक कॉलोनी बनाते हैं, जितनी जगह हम अपने घर बनाना है, हम सबको चाहिए कि पेड़ों के लिए भी उतनी जगह छोड़नी चाहिए। और देखो, कई जीव इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। अब सरकार उनको बचाने के लिए क्या कर रही है कि अभयारण्य बनाए जा रहे हैं, और उनके अंदर कहीं के इंसान को प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि वो वहाँ पर रह सकें। और एक दिन ऐसा आएगा कि काफ़ी वनस्पतियाँ जो कि लुप्त होती जा रही हैं, और उनको बचाने के लिए सरकार को ठीक वैसा ही प्रयास करना पड़ेगा जिस प्रकार से वन्य अभयारण्य बनाए जा रहे हैं ना, वो पेड़ों के लिए सुरक्षित जगह उन शहरों के बीच में छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो, ऐसा है कि जिस स्थान का जो वृक्ष होता है उसको वहीं पर लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि अपने जैसे कि रेगिस्तानी इलाका है, अगर यहाँ पर हम आम का पेड़ ले आएंगे या दूसरी चीज़ें ले आएंगे जो कि ज़्यादा पानी वाले क्षेत्रों की, भाई तो मिट्टी और जलवायु भी तो कोई चीज है। तो वो यहाँ पर पनप नहीं पाएंगे और हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो यहाँ पर जो कांटेदार वृक्ष होते हैं रेगिस्तान में, वही ज़्यादा पनपते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांटेदार वृक्ष है तो हमको ये कहीं के कांटा ही देगा, उससे भी उतनी ही ऑक्सीजन मिलेगी जितनी कि आम या दूसरे वृक्ष देते हैं। अच्छा। हाँ, और कांटे तो सिर्फ इसलिए होते हैं उसके ऊपर कि देखो यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, और कांटे जो होते हैं या पत्तियां होती हैं उसकी पतली होती है, नुकीली। तो जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ चौड़े पत्ते होते हैं, क्योंकि जो जमीन का पानी पत्तों के द्वारा बाष्प बन के उड़ता रहता है। और यहाँ पर पेड़ों के पास इतना पानी नहीं है, बड़ी पत्तियां होंगी तो ज़्यादा पानी उड़ा सकें। तो पानी की कमी के कारण नुकीली और कांटेदार ये पत्तियां होती हैं, जिससे पानी की बचत की जा सके। अच्छा। तो वो पर्यावरण के हिसाब से ये पेड़ ढल जाते हैं। जैसे हम अपने रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं ना, पानी को किस प्रकार से बचाते हैं, ठीक पेड़ भी वही काम करते हैं जो हम करते हैं, पानी को वो भी बचाने का काम करते हैं, लेकिन फायदा उतना ही देते हैं जितना के बड़े पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं हमको, है ना, वातावरण को स्वच्छ कर रहे हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं। बारिश पेड़ों की वजह से तो होती है। हाँ बाबा, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। अब बेटा देखो, अगर तुम्हें डांस में इंटरेस्ट है और तुम डांस में कंफर्टेबल हो, है ना, हाँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूंगी कि नहीं तुम गाना ही गाओ, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारा माँ। इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, तुम डांस ही अच्छा करती हो, तो तुम डांस ही उसी में तुम परफेक्शन ला पाओगी। अगर जबरदस्ती तुम्हारे साथ की जाए तो तुम कर तो लोगी जैसे तैसे, लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी। मेरा मन तो नहीं यही लगेगा। चीज बेटा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ भी है, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जमीन हो गई, मिट्टी, जलवायु, वातावरण, है ना, ये सारी चीजें हैं। इस वजह से ही जैसा पापा कह रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ जिस जलवायु में और जिस मिट्टी में जो वृक्ष लग सकता है वही वहाँ पनपता है। दूसरा वृक्ष हम लगा भले ही लेंगे और बहुत ज़्यादा देखरेख करने के बाद अगर वो बढ़ भी जाएगा तो भी वो वैसा फल नहीं दे पाएगा जैसा वो अपनी उपयुक्त जलवायु में दे पाता है। अच्छा। और सुनिंदा, हमारी तो परंपरा रही है वृक्षारोपण की। अगर हम पुरातन समय को देखें, जब पक्की सड़कें, हाईवे नहीं हुआ करते थे, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, उस समय जो भी राजा हुआ करते थे वो जो कच्चे रास्तों के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाते थे। और उस समय यात्री या तो बैलगाड़ी से जाते थे या फिर पैदल जाया करते थे। और जब जेठ की दोपहरी तपती थी तो वो दोपहरी में उन पेड़ों के नीचे, यूँ कहें कि छायादार जो पेड़ होते थे, उनको उतना ही सुकून देते थे। मुझे तो लगता है आज जो एसी वाले कमरे हैं
वो भी उतना सुकून नहीं देंगे जितना सुकून बिल्कुल उन सही पेड़ों के कह रहे नीचे हो। मिलता था। अरे मैं अभी परसों की ही बात बताऊं कि मैं कहीं से आ रही थी, दोपहर का वक्त था और वहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो मैंने देखा कि वो जो मजदूर हैं उनके कुछ छोटे छोटे बच्चे, तो वहाँ पे पास में 2-3 पेड़ लगे हुए थे नीम के, जिस पर उन्होंने झूला डाला हुआ था और वो काम कर रहे थे और अपने बच्चों को उन झूलों में उन्होंने सुलाया हुआ था। तो पेड़ की ठंडी छाँव भी आ रही थी और हल्की हल्की हवा भी आ रही थी, उसमें वो बच्चे सो रहे थे सुकून से और माँ बाप उनके काम कर रहे थे। अच्छा माँ। हाँ बेटा। और माया देखो, पेड़ ठीक उसी प्रकार से हमारे पर्यावरण की या यूं कहें कि हमारे घर की, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे की देखभाल माँ बाप किया करते हैं। और आपको तो पता ही है, छोटे बच्चे आजकल तो पढ़ लिख करके सब कुछ किताबों में पढ़ाया जाता है कि पेड़ों के बिना हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से खराब होता जा रहा है, कि श्वास लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं, है ना, और बहुत अरे सारी तो कई बीमारियां हो पेड़ रही तो औषधि का भी काम करते हैं। बिल्कुल। क्यों अरे, माया, जब तुम्हें ठंड लगती है और तुम्हें सर्दियों में जब जुकाम होता है तो मैं नहीं तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर तुम्हें पिलाती हूँ। हाँ माँ। याद आया? हाँ। और वैसे सुनिंदा, वृक्ष हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक किस काम नहीं, हर काम में वृक्ष के बिना ना तो हमारा जीवन चल सकता है, ना ये पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे जब हम गांव में, अपने गांव में हम छोटे छोटे थे, देखो तुम्हें भी याद होगा ना कि उस समय हम बहुत जल्दी कहाँ इन दवाइयों पर विश्वास किया करते थे या डॉक्टर के पास जाते थे। जो भी हमें सर्दी जुकाम बुखार आता था तो वैद्य जी नहीं हमें वो लाके कुछ पत्तियां घोट कर और उन्हीं से दवाई बनाकर दे देते थे। आज भी मुझे याद है, मुझे पेट में दर्द हुआ था तो वैद्य जी ने हल्दी और अजवाइन के पत्ते घिस कर मुझे दिया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। बिल्कुल सुनिंदा, और ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसका औषधीय उपयोग ना हो। अब देखो माया, तुम सोच रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ है ना? और पापा जैसे आप बता रहे हो तो मुझे भी है ना नीम के पेड़ के बारे में कुछ पता है। अच्छा बताओ। मैं बताऊं? बताओ मैंने सुना है कि नीम के पेड़ की डाली से हम दातून कर सकते हैं। अरे वाह बेटा वाह। कल ही लेकर आती हूँ तेरे लिए। और हाँ, माया, कड़वा होगा। बेटा पता है तुमको कि नीम की दातुन के फायदे क्या होते हैं? एक तो हम घर के अंदर जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मंजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर कम से कम हमको नीम की दातुन जरूर करनी चाहिए। और वो कारण क्या है कि नीम बैक्टीरिया रोधी होता है और मुंह के अंदर जो हम कहते हैं कि कभी कभार बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसके कारण थोड़ी हल्की फुल्की कभी कभार बदबू आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह का पेस्ट करने से वो बैक्टीरिया हैबिचुअल हो जाते हैं। यानी हाँ, तो या तो हम अपना पेस्ट बदलते रहें हर 3 महीने में तो भी ठीक रहे, पेस्ट ना बदल पाएं और हमारे आसपास अगर नीम है तो नीम से बढ़िया कोई भी ना तो माउथ फ्रेशनर है ना ही दातुन हो सकती है, क्योंकि वो दांतों को कीड़ा लगने से तो बचाता ही है, साथ ही हमारे मुंह की दुर्गंध भी दूर करता है। सच। और नीम तो बेटा कितने चर्म रोगों में भी उपयोग में लाया जाता है। उन्हें ठीक करने के लिए। तुम्हें मैं एक बात बताऊं माया? हाँ। सुनिंदा, तुमको शायद याद हो, हमारी जो दादी हुआ करती थी, बचपन में मैं बहुत छोटा था, कभी कभार बारिश का समय होता था तो बारिश शुरू होने से पहले वो क्या करती थी, पानी के अंदर नीम की बहुत सारी पत्तियां उबाल करके और 3-4 दिन तक हमको नहलाती थी। हाँ, मैं बहुत रोता था क्योंकि वो कड़वा पानी होता था। तब दादी कहती थी, बेटा ये तो मुझे भी याद है, ये मेरे साथ भी बचपन में हुआ था। और इसका कारण क्या था पता है माया? क्या? इसका कारण कि जब बारिश का समय आता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर हमला करते हैं, जिससे खुजली होने का बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, फोड़ा फुंसी भी हो जाती है। क्यों तुम नहीं कहती हो माँ जरा सा पाउडर लगा दो, बहुत खुजली हो रही तो है? माँ अब आप भी मेरा ध्यान रखोगे, आप भी मुझे नीम के पानी गर्म करके हाँ दोगे। हाँ बेटा बिल्कुल। जरूर। और सबसे अच्छा इलाज यही है कि नीम के पानी से 3 दिन अगर स्नान कर लोगे तो पूरी बारिश के समय आपके फोड़ा फुंसी या हम कहें कि बैक्टीरियल अटैक स्किन के ऊपर कम से कम नहीं होंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो माँ आपके तो मेरे नीम का दातुन लाना, पापा ये जिम्मेदारी आपकी और माँ की जिम्मेदारी है मुझे नीम का पत्तों का गर्म पानी करके देने की। हाँ बेटा जरूर। और भी बहुत सारे उपयोग हैं। देखिए, मच्छर जब हो जाते हैं ना तो नीम की पत्तियों को इकट्ठा करो, हाँ, उसको जला वो दो, जला मच्छर दो, भाग वो जाएंगे, मुझे है ना? पता है। और यूँ कहते हैं कि नीम का तेल तो बहुत सारी औषधियों में काम आता है। जो नीम का फल होता है ना, हाँ जिसको हम बोलते हैं
निम्बोली, निम्बोली मुझे पता है। और उसको इकट्ठा करके वो एक औषधीय फल है, बहुत सारे उपयोग होता है। तो आज जो माँ के नाम से हमने वृक्ष लगाए हैं, इनकी देखभाल करनी है, और जब भी जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी इन वृक्षों को, तो हम उसकी पूरा करेंगे, चाहे खाद की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, और इसकी सुरक्षा तब तक करनी है जब तक कि ये हमसे बड़ा ना हो जाए। तो इसके चारों तरफ हम एक जाली लगा देंगे, जिसके अंदर मतलब कोई पशु इसको नष्ट ना कर सके, खा ना सके, और बड़ा हो जाएगा तब हटा देंगे, है ना। बच्चों के लिए ऐसा ही तो होता है। हाँ। देखिए, माँ देख रेख में रखती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं कि अब बच्चे तो कहीं नौकरी करो, कहीं जाओ, देश दुनिया घूमो। वृक्ष को भी ऐसे ही खुला छोड़ेंगे। तो माया, आज तुमने अपनी माँ के नाम से वृक्ष लगाया, मैंने लगाया, और सुनिंदा तुमने भी। तो हम आज माँ को, हमारा ये दिन समर्पित है, और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें प्रेरित किया अपनी माँ को याद करने का। बिल्कुल सच कह रहे हो। तो मैंने तो सोच लिया है माँ, मैं कुछ देर में अभी लौट कर आती हूँ। मैं पूरी कॉलोनी में घूम कर आती हूँ और सबको ये बात बता कर आती हूँ कि हमने भी वृक्ष लगाया और आप भी वृक्ष लगा लो। और साथ में उनसे अरे वादा लेना। बेटी चली जाना, लेकिन पहले पकौड़ियाँ बना रही हूँ, वो तो खाकर जा। आज हमने वृक्ष लगाया है तो उसका जश्न तो मनाएंगे ना। बिल्कुल। और जिसको भी बोलो, कहना कि इस वृक्ष तो लगाओगे, साथ में माँ की तरह अपनी माँ की याद में इसकी देखरेख जरूर करते रहना। आज अगर मेरी माँ होती तो कितनी खुश होती। सच में। जैसे आप अभी खुश हो रहे हो ना, वैसे सच माया, ही मुझे आज सच में बहुत भाव विभोर हो गई मैं माँ को याद करके। सच में माँ शब्द ऐसा है, इससे बढ़कर ना ईश्वर है और ना कुछ और, सच, जिसके माँ से बढ़कर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी प्यारी माँ। आजादी का अमृत महोत्सव